प्रगति हिंदी चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये वीडियो यूपी लेखपाल के विद्यार्थियों के लिए और यूपीपी के विद्यार्थियों के लिए हमने बनाया है। इसमें एक ही वीडियो में जो स्वर संधि के पांचों भेद हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है ना, विलोम क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है, और क्या संधि के प्रकार कितने होते हैं, या स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, इत्यादि चीजें। तो पहले एक एक चीज को देखते हैं। जैसे बात आती है कि संधि का शाब्दिक अर्थ है ना, तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता होता है। संधि जो शब्द है वो सम प्लस धी के योग से बना हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता हो जाएगा। अगर बात विलोम की आती है कि संधि का विलोम क्या होता है, तो विग्रह या विच्छेद हो जाएगा संधि का विलोम। और यदि संधि की परिभाषा देखी जाए, संधि की परिभाषा क्या होगी, तो दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। वर्ण में स्वर भी आ जाएंगे, व्यंजन भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब भी पूछा जाए संधि के कितने प्रकार, तो संधि के 3 प्रकार। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद हम लोग तो संधि की परिभाषा देख लिए कि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। अगर स्वर संधि की परिभाषा पूछी जाएगी, स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, तो दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। इधर भी स्वर वर्ण रहेंगे, इधर भी स्वर वर्ण रहेंगे, तो दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। अब देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, है ना। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा और अयादि स्वर संधि हो जाएगा। इसी के साथ में हम इसका सूत्र भी देख रहे हैं कि सूत्र क्या होगा। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। दीर्घ संधि का क्या सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। उसके बाद गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। क्या है? आद गुणा। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। वृद्ध संधि का क्या सूत्र है? वृद्ध रेचि, वृद्धि रेचि। उसके बाद यण संधि का क्या सूत्र है? इको यणचि, इको यणचि। और अयादि संधि का सूत्र है यचो ऐवा यावा, यचो ऐवा, यचो ऐवा यावा। ठीक, तो कभी कभी तो सूत्र ही पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा दीर्घ संधि, आद गुणा गुण संधि, वृद्धि रेचि वृद्धि संधि, और इको यणचि यण संधि, यचो ऐवा यावा क्या हो जाएगा? अयादि संधि। अब देखिए, ये तो सूत्र हो गया। हमें याद क्या रखना है कि परीक्षा में हमसे गलती ना हो और संधि के हमारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो सही हो जाएं। तो हम क्या याद रखेंगे? देखिए, अकः सवर्णे दीर्घ में दीर्घ स्वर हमें याद रखना है। सूत्र तो याद रखना है, दीर्घ स्वर याद रखना है। दीर्घ स्वर हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और दीर्घ री हो जाएगा, है ना। तो दीर्घ स्वर हमारे यही 4 है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और क्या है? री है। तो सूत्र कहता है कि अकः सवर्णे दीर्घा। देखो, अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार में आपके आ, ई, उ और री और दीर्घ री, ली आते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि अक के बाद में सवर्णी आए। किसका सवर्णी आए? अक का सवर्णी आए, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे आ के बाद में आ आएगा तो दीर्घ आ हो जाएगा, ई के बाद में ई आएगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, और उ के बाद में उ आएगा तो दीर्घ उ हो जाएगा, और री प्लस री आया तो दीर्घ री हो जाएगा। तो यही हमें सूत्र समझाता है। अकः सवर्णे दीर्घा कहता है कि अक के बाद में
क्या आएगा, सवर्णी आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। तो हमें दीर्घ संधि में यही देखना है, शब्द में हमें दीर्घ आ देखना है, दीर्घ ई देखना है, दीर्घ उ देखना है और दीर्घ री देखना है। तो जिन भी शब्द में दीर्घ आ मिलेगा दीर्घ संधि है, दीर्घ ई मिलेगा दीर्घ संधि है, दीर्घ उ मिलेगा तो दीर्घ संधि है, दीर्घ री मिलेगा तो दीर्घ संधि है। और कैसे दीर्घ हुआ है, इधर भी हृष्य दीर्घ होना चाहिए, इधर भी हृष्य दीर्घ होना चाहिए। फिर उसके बाद गुण संधि में क्या देखना है, गुण संज्ञक वर्ण हमारे हृस्व आ है, ए है और वो है। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, हृस्व आ है, ए है और ओ है। तो गुण संधि में हमें ए और ओ को और इसी हृस्व आ को ही ध्यान में रखना है। पहले तो सूत्र ध्यान में रखेंगे, क्या है सूत्र, आद गुणा, है ना, आत प्रत्याहार है, आत में आया आएंगे, है ना, ये जो आद है इसमें क्या आएगा, इस प्रत्याहार में हृष्य दीर्घ आ आएगा। और उसके बाद इसमें इक की अनुवृत्ति लिया गया है, इक प्रत्याहार में ई उ री आते हैं, तो अर्थात आत के बाद में इक आएगा तो क्या होगा भैया, गुण हो जाएगा, है ना। अब गुण संज्ञक वर्ण आपके कौन से हैं, यही 3 है गुण संज्ञक वर्ण। तो देखिए और क्या इसमें याद रखना है कि यदि यहाँ देखिए कि आया आ के बाद में, है ना, आया आ के बाद में ई या ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आया आ के बाद में ई या ई आएगा तो ए हो जाएगा। ये आत है ना, ये आत है, ये आया आ ये सब क्या है, आत है। ये इक है, इक प्रत्याहार में ई उ री आते हैं, तो इनके बाद में आत के बाद में जब इक आएगा तो ए ओ हो जाता है। गुण संज्ञक वर्ण हमारे देखिए ए ओ हुए हैं। और ये जो हृस्व आ है इसके साथ में रा मिलकर और ला मिलकर अर और अल बन गया है। क्यों बन गया है कि गुण संज्ञक वर्ण में हमारे री नहीं था, री नहीं था, गुण संज्ञक वर्ण हमारे ए और ओ ही थे, है ना। तो रा का उच्चारण स्थान और री का उच्चारण स्थान, दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए री के स्थान पर रा हो गया है। यहाँ देखिए री के स्थान पर रा हो गया है, री के स्थान पर ला हो गया है। क्यों हो गया, उच्चारण स्थान में समानता के कारण। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है, जो मूर्धा सा ये मूर्धा सा, इसका और रा का री का ये सब उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और इसका ली का है ना, ये और ये ली और ला का इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। और ये सा इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो उच्चारण स्थान की समानता के कारण ये गुण आ से मिलकर अर और अल बना हुआ है। अब देखिए दीर्घ संधि में क्या याद रखना है, दीर्घ आ याद रखना है, दीर्घ ई याद रखना है, दीर्घ उ याद रखना है, और क्या याद रखना है, हमें री याद रखना है कि इनके बाद मतलब दीर्घ आ हृष्य दीर्घ आ के बाद में आ आएगा तो दीर्घ आ हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसे शब्द दिया है आ प्लस आ, है ना, तो ये वर्ण दिया है कि आ प्लस आ बराबर क्या होगा, दीर्घ आ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है देखो, धन प्लस अर्थी, है ना, धन प्लस अर्थी क्या हो जाएगा, धन प्लस अर्थी हो जाएगा, धनार्थी हो जाएगा। ये धन प्लस अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, धनार्थी हो जाएगा। देखिए यहाँ धन के नाम में क्या है, धन के नाम में क्या है, आ है, और यहाँ क्या है, आ है, और जो दोनों आ आपस में मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। भाई यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा और दोनों मिलकर दीर्घ आ बन गया। तो जब इसको लिखेंगे ना हमारा हलंत है, आगे दीर्घ आ है, तो ये दीर्घ आ यहाँ जाके मिला और ये फिर उसके बाद आधारा और धनार्थी हो गया। उसी प्रकार जब आ प्लस आ मिलेंगे तब भी दीर्घ आ होगा, जैसे विद्या प्लस आलय। अब विद्या के या में क्या है, दीर्घ आ, यहाँ दीर्घ आ, अब आपस में जब दोनों ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घ आ हो जाएगा, है ना। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे,
विद्यालय, विद्यालय शब्द बन जाएगा। उसके बाद शब्द क्या दिया है, धर्म प्लस आत्मा, है ना। तो इधर देखिए ह्रस्व आ और यहाँ दीर्घ आ, और जब दोनों आपस में मिलेंगे दीर्घ आ होगा। भाई धर्म के माँ में ह्रस्व आ है ना, धर्म के माँ में ह्रस्व आ है, इधर दीर्घ आ है, और जब दोनों आपस में ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घ आ हो जाएगा। और जब दीर्घ आ हो जाएगा तो यहाँ से आ मिलकर बना है, यहाँ से दीर्घ आ मिलकर बना है, तो ये दोनों अपने अपने स्थान से हट जाएंगे। कहने का अर्थ कि माँ हमारा हलंत हो जाएगा। तो ये देखो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे धर्म लिखेंगे। मान लो ये इसको ऐसे हलंत किए हुए हैं अभी, तो अब आगे ये आ मिलकर दीर्घ आ हुआ है ना। तो अब यहाँ पर इसको ये दीर्घ आ देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, और ये उसके बाद फिर आधा ता और माँ बचा है, ये धर्मात्मा हो गया। उसी प्रकार देखो इधर दीर्घ आ रहेगा, इधर ह्रस्व आ रहेगा, तब भी क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा विद्यार्थी हो जाएगा, विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला। उसी प्रकार देखिए ई का भी देख लीजिए कि ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। भाई ना से हम ई को निकाल लेंगे, यहाँ से ई को निकाल लेंगे, और दोनों मिलाकर इसको क्या बना देंगे, दीर्घ ई बना देंगे। तो हमारा फिर कैसे होगा, देखो ना हमारा हलंत हो जाएगा, अब इसी में दीर्घ ई लगा देंगे, और यहाँ ई मिल के बन गया है, तो सिर्फ यहाँ पर अन बचा हुआ है, तो यहाँ पर अन लगा देंगे, और ये मुनींद्र, ये मुनींद्र हो जाएगा। उसी प्रकार दीर्घ ई आपस में मिलेंगे तो दीर्घ होगा, तो ये शब्द बन जाएगा रजनीश बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, रजनीश बन जाएगा। ये मिला और दोनों मिलकर दीर्घ ई हो गया है ना। और आप इसको क्या याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए ये दीर्घ ई और इधर ह्रस्व ई, ये भी जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। इधर कपि में ह्रस्व ई है, इधर दीर्घ ई, आपस में जब मिलेंगे दीर्घ ई हो जाएगा। इसका शब्द क्या बनेगा, कपि प्लस ई से बराबर बनेगा कपीश, है ना, कपीश बनेगा। महींद्र क्या हो जाएगा, मही प्लस इंद्र महींद्र हो जाएगा। ये इसी प्रकार ऊ के भी शब्द और इसी प्रकार री के भी शब्द, है ना। मतलब कहने का अर्थ कि ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, और दीर्घ ऊ हो जाएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये सारे उदाहरण हम लोग देख रहे थे, किसके देख रहे थे, दीर्घ संधि के देख रहे थे। ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण थे। और गुण संधि का सूत्र हमने देखा था कि आद गुणा होगा, आद प्रत्याहार है, आद प्रत्याहार आ या आ है, और उसके बाद इक प्रत्याहार ई उ री ली आएगा तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। और क्या याद रखना था कि आत में देखो आ या आ के बाद में जब ई या ई आएगा तो ए होगा, आ या आ के बाद में जब उ या उ आएगा तो ओ होगा, आ या आ के बाद में जब री या दीर्घ री आएगा तो अर होगा, और आ या आ के बाद में जब ली आएगा तो अल होगा। देखिए उदाहरण दिया गया है कि उप प्लस इंद्र, है ना। अब पा में क्या है, पा में क्या है, आ है, ये देखिए आ है, और इधर जब ये से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। ये अपने स्थान से हट गया और इसका ए दोनों मिलकर हो गया ए। तो फिर उसके बाद जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, भाई पा हलंत है, इस पर एक ही मात्रा लगा देंगे, और उसके बाद आधा ना और ये बड़ा बचा हुआ है उपेंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार नर प्लस इंद्र, ये देखिए कि नर प्लस इंद्र हो जाएगा इसका, और महेंद्र का क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। ये देखिए महेंद्र का क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। उसके बाद ये क्या कहते हैं, खगेश का क्या हो जाएगा, खग प्लस ईश हो जाएगा, खगेश हो जाएगा। ये देखिए खग प्लस ईश, खगेश हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार देखिए आया के बाद
में जब उ या उ आएगा तो ओ हो जाएगा। जैसे शब्द दिया है महोत्सव, है ना, महोत्सव दिया है। और क्या दिया है, परोपकार दिया है और महोर में दिया है। तो देखिए कि ये शब्द क्या महोत्सव का देखते हैं, क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव। भाई ये आ है, आत का आ है और ये इक का उ है, और जब आत के बाद में इक आएगा तो क्या हो जाएगा, ए गुण हो जाएगा, और गुण में क्या होगा, ओ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए आ के बाद में जब ई आएगा तो कंठ तालु वर्ण आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। ए आई कंठ तालु है, ओ औ कंठ ओष्ठ है। तो उसी प्रकार देखो महा ये आ है ना, महा में आ है, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और जो ओ औ है इसका उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। इसलिए जब आ या आ के बाद में उ या उ आएगा तो ओ हो जाएगा, है ना, क्योंकि गुण संज्ञक वर्ण हमारे ए और वो दोनों है, और सूत्र हमें कहता है कि आत के बाद में इक आएगा तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। लेकिन हमें समझना है कि कहाँ पर ए होगा और कहाँ पर हमारा ओ होगा, है ना। तो समझ गए कि ई का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु और आ का उच्चारण स्थान कंठ और आ ई मिलकर ए बनते हैं। तो ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है ना, इसलिए आ के बाद ई आने से ए हुआ। ये सारी चीजें अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप संधि के दीर्घ संधि के भाग 1 भाग 2 विस्तार से वहाँ पढ़ाया गया है, वहाँ देखिए। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से रिवीजन एक तरह से क्लास है ये, तो यहाँ आप ताकि पेपर देने से पहले आप जल्दी जल्दी इसका एक बार रिवाइज कर लें। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये सूर्योदय क्या होगा भैया, सूर्य प्लस उदय। ये देखिए सूर्य प्लस उदय, है ना। अब यहाँ आ यहाँ उ आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ओ होगा। क्यों, इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ और इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है, इसलिए ये शब्द बन जाएगा। ये देखिए सूर्योदय हो जाएगा। परोपकार का क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार, ये पर प्लस उपकार बराबर क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। महोर्मी, महा प्लस उर्मी से क्या हो जाएगा, महोर्मी हो जाएगा, है ना। उर्मी में बड़ा उ रहेगा, उर्मी। ये देखिए महा प्लस होगा ये उर्मी से महोर्मी हो जाएगा। तो ये तो हो गया ए के उदाहरण देख लिए, ओ के उदाहरण देख लिए। अब हम आर और अल के उदाहरण देखते हैं। आर और अल के उदाहरण देख रहे हैं कि शब्द क्या दिया है, देवर्षि दिया है। तो इसका क्या होगा भैया, देखो देव प्लस है ना ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। यहाँ पर है आ, है ना, और यहाँ पर है क्या है, ये री, और जब आ के बाद में री आएगा, ये देखिए आया, आ के बाद में जब री आएगा तो अर हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें गुण संज्ञक वर्ण तो आपकी ये आ के साथ में मिल के रा अर बन रहा है, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये आधारा हो जाएगा, है ना। और आ के स्थान पर क्या होगा, ये गुण संज्ञक आपका ये आ हो जाएगा। आ के स्थान पर क्या होगा, गुण संज्ञक आपका आ होगा, तो ये क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, है ना, अर बन जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो अब देव लिखेंगे, है ना। वह हलंत है, ये देखो वह हमारा हलंत है, और उसके बाद जो ये आ जाकर यहाँ शामिल हो गया, और उसके बाद आधा रा जिस व्यंजन के पहले आता है उसके सिर पर चढ़ जाता है, तो ये आधा रा किसके पहले आ रहा है, सा के पहले आ रहा है, तो यहाँ पर जाके लग गया, देवर्षि हो गया। उसी प्रकार महर्षि भी है। अब देखिए अल कैसे हुआ है, तौ प्लस तवलकारा शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा,
जाएगा, ये हो जाएगा ताओ प्लस, है ना, लिकारा से तवलकारा। अब यहाँ पर है आ और यहाँ पर है लरी, ये है आत, ये है इक, और होगा क्या, दोनों के स्थान पर गुण होगा, है ना, सूत्र ए कहता है। और गुण में क्या होगा, आ होगा, है ना, गुण में आ होगा। आ के स्थान पर तो आ आया और इसके स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर ये ला हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अल, है ना। तो शब्द क्या बनेगा, तवलकारा, है ना। तो आ जाकर इसमें मिला, वा में मिला, और ला यहाँ पर तवलकारा शब्द बन गया। उसी प्रकार ममलकारा का क्या बनेगा, मम प्लस लिकारा बनेगा, है ना। आया आ के बाद में जब ली आएगा तो अल हो जाएगा। तो समझ गए ना इसको। उसके बाद अब देखिए कि क्या दिया गया है कि हाँ, इसको देख लिए, इसको देख लिए। और ये वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेच। वृद्धि संधि का क्या सूत्र है, वृद्धि रेच, है ना। अब वृद्धि रेच में इसमें अगर हम इस राग को रा का जब विसर्ग बना लेंगे तो इसमें एच पद निकल आएगा और वृद्धि संज्ञक वर्ण हमारे यही हो जाते हैं। तो इस सूत्र में भी आत की अनुवृत्ति लिया गया है, गुण संधि से आत की अनुवृत्ति लिया गया है। अतः वृद्धि रेच सूत्र हमारा क्या कहता है कि यदि आया आ के बाद में एच आएगा तो वृद्धि हो जाएगा, आया आ के बाद में एच आएगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि यदि आया आ है, ये आत है, आत की अनुवृत्ति लिया गया है गुण संधि से, और एच आएगा, एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में ए आई ओ औ आते हैं। एच प्रत्याहार में 4 स्वर हमारे आते हैं, ये ए आई और ओ औ आते हैं। अब यहाँ पर इसको समझिए कि आया आ के बाद में ए आई आएगा तो आई होगा, है ना, क्योंकि वृद्धि संज्ञक वर्ण हमारा आई है। और आया आ के बाद में ओ औ आएगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसके भी उदाहरण देखते हैं। सूत्र को समझ गए, वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेच। वृद्धि रेच में आपको वृद्धि मिला, एच मिला और आत की अनुवृत्ति लिया गया है, आत गुण संधि से लिया गया है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए शब्द दिया है सदैव, है ना, तो इसका हमें विच्छेद करना होगा। जब सदैव का हम विच्छेद करेंगे तो देखिए ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा सदा प्लस एव, है ना। तो अब इसको आप तोड़िए, ये और यहाँ से क्या निकलेगा, दीर्घ आ निकलेगा। अब उसके आगे क्या है, ए है ना, एव है। तो ये आत का आ है और ये जो है ये एच का ए है। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि यदि आया के बाद में ए या आई आएगा तो क्या होगा, आई हो जाएगा, है ना, क्योंकि वृद्धि संज्ञक वर्ण हमारे ये बड़ा आ, आई और औ, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो देखिए कि दोनों के स्थान पर क्या होगा, आई हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो सद लिखे ऐसे, आई लगाए यहाँ और उसके बाद आगे क्या बचा है, वह बचा है। भाई इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों मिलाकर हमने आई बनाया है। दाल चावल से खिचड़ी, क्या था, ये दाल था, ये चावल था और इससे क्या बना लिए हैं, खिचड़ी। तो दाल चावल नहीं मिलेगा, सिर्फ खिचड़ी मिलेगी क्योंकि आपने दाल चावल से खिचड़ी बनाया है। ये आत का आ था दाल और ये एच का ए था चावल और दोनों से मिला है जो आई वृद्धि संज्ञक वर्ण, ये है खिचड़ी। तो दाल चावल खिचड़ी आप नहीं भूलेंगे, पेपर देने से पहले भी खूब हल्का खाना खिचड़ी खाकर जाइएगा, सारी संधि आपकी सही हो जाएगी। देखिए फिर यहाँ पर और शब्द है तत्रयो है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, तत्र प्लस एव, है ना, ये हो जाएगा तत्रयो हो जाएगा। फिर शब्द दिया है मतैक, तो क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐक। अब यहाँ देखिए आई आया है ना, तो चाहे ए आए चाहे आई आए होगा क्या, आई ही होगा। तो ये शब्द बन जाएगा मतैक्य हो जाएगा। वनौषधि दिया है ना, तो इसको कैसे तोड़ेंगे,
वन प्लस औषधि, औषधि, तो ये हो जाएगा वन औषधि। अब यहाँ पर है आ और यहाँ पर है ओ, और जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, ये औ बनेगा, वृद्धि संज्ञक औ। और क्या दिया है, महौज दिया है ना, तो ये हो जाएगा महा प्लस ओज बराबर क्या हो जाएगा, महौज हो जाएगा। परमोदार शब्द दिया है तो क्या होगा, परम, परम प्लस औदार्य बराबर क्या हो जाएगा, परमोदारी हो जाएगा, है ना। तो ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण थे। आपको दीर्घ संधि समझ में आ गया, गुण संधि समझ में आ गया, वृद्धि संधि समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे यण संधि और अयादि संधि। तो देखिए, और याद रखना है कि दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री है। और गुण स्वर क्या है, गुण स्वर हमारा क्या है, ये क्या कहते हैं, ह्रस्व आ, ए और ओ है। और उसके बाद वृद्धि स्वर हमारा क्या है, बड़ा आ है, आई है और औ है, इसको याद रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं यण संधि। यण संधि में देखिए, यण संधि यहाँ हमने लिख दिया है कि पहले तो इसका सूत्र देख लीजिए। यण संधि का सूत्र क्या है, यण संधि का सूत्र है इको यणच। क्या है, इको यणच। इको यणच में 3 पद हैं, इक है, यण है और अचि है। इक है, यण है और अचि है। तो अतः सूत्र क्या कहता है, इक के बाद में अच आएगा तो क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। इक के बाद में अच आएगा तो क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। इक में ई उ री आएगा, है ना। अच में सभी स्वर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई असमान स्वर आएगा। असमान स्वर से मतलब है कि ई या ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए। ई आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा, है ना। यही ई नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक उसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद में ऊ नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आएगा तो क्या होगा, यण होगा। और ऊ के बाद में जब ऊ आ जाएगा तब भी संधि होगी, लेकिन यण नहीं होगी, तब दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये देखिए कि इको यणच क्या कहता है कि इक के बाद में अच आएगा, है ना, अच या अच आएगा। अच सप्तमी विभक्त लगा है तो उसका मतलब है कि इक के बाद में आपका अच आएगा, बाद में आएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ये हमने लिखा है कि ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर आएगा तो या हो जाएगा, ऊ के बाद में यदि कोई असमान स्वर आएगा तो वा हो जाएगा, री या दीर्घ री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा रा हो जाएगा, री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ला हो जाएगा। यण प्रत्याहार में आपकी या वा रा ला आते हैं और ये हलंत है। और एक चीज ध्यान रखना है इसमें यण संधि में, क्योंकि अभी दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि में आप देख रहे थे कि दोनों स्वर मिलकर एक हो रहा था। जैसे दीर्घ आ है ना, ये ह्रस्व दोनों आपस में मिलकर दीर्घ आ हो रहा था ना, दाल चावल मिलकर खिचड़ी बन रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। यण संधि में जो विकार होगा वो इसी ई के स्थान पर होगा, मतलब ई में होगा, ऊ में होगा, री में होगा, री में होगा। और इधर जो आसमान स्वर है वो ज्यों का त्यों वैसे बना रहेगा, वैसे आगे शब्द में वो उसी तरह लिख उठेगा, इसमें कोई परिवर्तन, यहाँ पर आसमान स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कि ये उदाहरण हमने इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखे हैं। देखिए इत्यादि शब्द है ना, किस संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। क्या हो जाएगा, इत्यादि का इसका हो जाएगा ये इति प्लस आदि बराबर क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। अब देखो इसी ई के स्थान पर ही या हुआ है ना, जो परिवर्तन होगा वो इसी ई के स्थान पर होगा, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ई का हमने बनाया या, तो ता हमारा हो गया आधा, क्योंकि ता पर ही हमारा ईश्वर लगा था। तो ये कैसे हुआ, देखो अब आधा ता यहाँ हो गया, अब ई से हमने या बना लिया है तो या लिख लेंगे ऐसे। अब आगे आदि का जब आ मिलेगा तो ये हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद ये शब्द बन गया इत्यादि।
उसी तरह दिया है नद्यागम शब्द दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, ये नदी प्लस आगम हो जाएगा, नदी प्लस आगम। अब देखो ई से क्या बनाएंगे, या बनाएंगे, है ना। तो यहाँ इसको आप खूब याद रखेंगे कि ई के बाद में कोई असमान स्वर या, ई के बाद में कोई असमान स्वर या, ऊ के बाद में कोई असमान स्वर वा, री या दीर्घ री के बाद में कोई असमान स्वर रा, और री के बाद में कोई असमान स्वर क्या होगा, ला होगा, है ना। तो यहाँ देखिए ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है ना, ये भाई ई के बाद में अगर ई आ जाए तो समान स्वर हो जाएगा, तब दीर्घ संधि हो जाएगी, और आ रहा है तो ये असमान स्वर है, यहाँ कोई भी स्वर आ सकता है। तो हम तो भाई ई से या बनाएंगे, और जो भी असमान स्वर हमारा रहेगा हम उसकी मात्रा लगा देंगे। एक चीज यण संधि में इसको याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे, इसके जितने भी उदाहरण मिलेंगे तो वहाँ पर आप या, वा, रा, ला को देखेंगे। इसके जितने उदाहरण मिलेंगे क्या देखना है, या देखना है, वा देखना है, रा देखना है, ला देखना है, और उसके आगे आधा व्यंजन देखना है, क्योंकि जो मात्रा आपकी लगती है उसी आधे व्यंजन पर लगती है। जैसे या के आगे आपका जो आधा व्यंजन है उस पर बताओ किसकी मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी, और वा के आगे जो आधा व्यंजन है उस पर किसकी मात्रा लगेगी, ऊ की लगेगी, और रा के आगे, है ना, ये इसके आगे जो आधा व्यंजन रहेगा उस पर री की मात्रा लगेगी। तो यहाँ आपके इसके जितने भी यण संधि के उदाहरण हैं आपको आधा व्यंजन मिलेगा। यहाँ देखिए, जैसे या के आगे देखो आधा व्यंजन, है ना, इधर या के आगे आधा व्यंजन, इधर वा के आगे आधा व्यंजन, इधर वा के आगे आधा व्यंजन, इधर ये देखो ये रा है आपका, इसके आगे क्या है, आधा ता है ना, और ये देखो ये ला में क्या है, जो ये दीर्घ आ है, इसके आगे आपका क्या है, आधा व्यंजन, ये ला है। ठीक, इसको अभी जब तोड़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो ये देखना है, अगर आपको या वा दिखा और उसके आगे आधा व्यंजन नहीं दिखेगा, है ना, तो वो या तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी और अधिकतर तो वो अयादी संधि हो जाएगी, है ना। तो यहाँ देखते हैं, जैसे अब नदी प्लस आगम है ना, तो ई से बना लेंगे या, तो हमारा ये दा हो जाएगा हलंत, कैसे हो जाएगा, ये ऐसे नद, और इसके बाद या हमने बनाया है, या ऐसे लिख लेंगे, और आगे जब आ इसमें शामिल होगा तो ये हो जाएगा नद्यागम शब्द बन जाएगा, है ना, नद्यागम शब्द बन जाएगा। उसी तरह शब्द क्या दिया है, स्वल्प। अब यहाँ देखिए वा दिया है ना, वा दिया है तो क्या होना चाहिए, आगे जो हमारा आधा व्यंजन है उस पर ऊ की मात्रा लगनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा सु प्लस अल्प, है ना। अब देखो यहाँ ऊ से क्या बना लेंगे, वा बना लेंगे, तो हमारा सा आधा हो जाएगा, फिर हम यहाँ वा लिखेंगे, और आगे जब आ मिलेगा तो इसका हलंत हट के ये ऐसे हो जाएगा, और ये आधा ला, ये स्वल्प हो जाएगा। उसके बाद अब बताओ इसका वध्वागमन का क्या होगा। अब वा है, उसके आगे आधा व्यंजन, है ना, तो मात्रा बड़े ऊ की लगेगी इस पर, है ना, चाहे छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, होगा तो यार होगा ही, लेकिन वधु वर्तनी की दृष्टि से बड़ा ऊ रहेगा। तो अब यहाँ पर तो कर देंगे वधु, है ना, क्या करेंगे, ये वधु, और जब यहाँ ऊ कर दिए हैं तो वह हट जाएगा, क्योंकि या तो ऊ ही रहेगा या तो वाह ही रहेगा। तो अब आगे क्या है, ये है आगम है, भाई वाह को हटा देंगे, वाह से ऊ बना लिए, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, वधु प्लस आगम या आगमन हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो मात्राज्ञा शब्द दिया है ना, मात्राज्ञा, तो यहाँ पर यण का जो रा है वो देखो यहाँ इसमें ता में जो रा है ये लगा हुआ है, तो इसका कैसे हो जाएगा, इसका विच्छेद हो जाएगा, ये देखिए इसका विच्छेद हो जाएगा, ये मात्र प्लस आज्ञा से क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है री, है ना,
और यहाँ पर है कोई भी आसमान स्वर, ये क्या है इक, और ये क्या है कोई आसमान स्वर। तो जब इक के बाद में कोई भी आसमान स्वर आएगा तो क्या होगा, यण होगा, और यण का क्या हो जाएगा, यण का रा हो जाएगा, क्योंकि री के बाद में आ रहा है ना। तो यहाँ पर री के स्थान पर क्या होगा, ये रा होगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, माँ लिखे है ना, आधा ता लिखे, अब उसके बाद ये रा यहाँ पर लिखेंगे, ये आधा नहीं है, इसके आगे हमारा स्वर है, इसलिए ये पदेनरा, ये पूरा है ना। पदेनरा पैर में लगता है, स्वर सहित होता है, और रेफरा जो होता है वो स्वर रहित होता है, वो जिस व्यंजन के पहले आता है उसके सिर पर चढ़ जाता है। तो देखो रा यहाँ लिखे, आगे दीर्घ स्वर से ये ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा। इसी प्रकार पितृ प्लस अनुमति से पित्रानुमति हो जाएगा। देखो अब लाकृति शब्द दिया है ना, लाकृति, तो ये हमारा हो जाएगा, ये देखो ली प्लस आकृति से लाकृति हो जाएगा। तो सूत्र क्या कहता है, किल्लरी के बाद में कोई आसमान स्वर आएगा तो क्या होगा, ला होगा, है ना। तो इसके बाद में आसमान स्वर आया है तो ये हमारा ला हो गया, और आगे जब ये दीर्घ आ से ला मिला है तो ये हमारा ऐसे हो गया है, ये लाकृति इस प्रकार हो गया। अब उसके बाद हमने देख लिया यण संधि देख लिया, अब हम लोग क्या देखते हैं, अयादि संधि देखते हैं। अयादि संधि में हमें सूत्र याद रखना है, क्या है सूत्र अयादि संधि का, यचो अयवा यावा, क्या है, यचो अय वा यावा, है ना। तो यचो अय यावा में क्या है, देखो एच प्रत्याहार है ना, एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार आप यहाँ देख चुके हो, ए ऐ ओ औ, यही 4 स्वर आते हैं एच प्रत्याहार में, ए ऐ और ओ औ आते हैं, ठीक। उसके बाद में कोई भी अच आएगा, है ना, कोई भी अच आएगा तो क्या हो जाएगा, आय आय आओ और आओ। यहाँ ये देखिए कि ये तो यण का हो गया। अयादि में आपको क्या याद रखना है, आय याद रखना है, आय याद रखना है, आओ याद रखना है, और क्या याद रखना है, आओ याद रखना है, ठीक। तो देखो एच के बाद में यदि कोई भी अच आएगा, है ना, ये यहाँ लिख दिए अच, मतलब कोई भी स्वर आएगा तो क्या होगा, आय आय आओ आओ होगा। अब ये देखना है कहाँ पर आय, कहाँ पर आय, और कहाँ पर आओ, और कहाँ पर आओ होगा। तो देखिए यदि ए के बाद में कोई भी स्वर आता है तो आय हो जाएगा, है ना, ए के बाद में कोई स्वर आता है तो आय हो जाएगा, और आय के बाद में कोई भी स्वर आता है यहाँ पर तो आय हो जाएगा। देखो ए के बाद में कोई भी स्वर आय हो रहा है, आई के बाद में कोई भी स्वर तो आय हो रहा है, उसके बाद ओ के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो क्या हो रहा है, औ हो रहा है, आओ के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो आओ हो रहा है। देखो सूत्र में तो बस यही लिखा हुआ है कि यचो अयवा यावा, लेकिन इससे आपको याद रखना है कि ये एच है और इसके बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो आए आओ, आय और आओ हो रहा है। अब कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आय होगा, और आई के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आय होगा। इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो हमारा ए स्वर है ये आ प्लस ई के योग से बना हुआ है, ठीक भाई, आ प्लस ई के योग से बना हुआ है। और क्या याद रखेंगे कि आप यण संधि में पढ़ रहे हो कि ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, या हो जा रहा है ना, यही तो पढ़ रहे हो। तो अब देखो आय हुआ कि नहीं, है ना, आय हुआ, तो आप यहीं से ऐसे याद रख लो कि ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आय होगा, आई के बाद में कोई भी स्वर आएगा। देखो ये अब ये ए है तो आय हुआ है, ये आई है तो आय हुआ है ना, ये वृद्धि है, बड़ा है तो अब वृद्धि स्वर आपका आय, अब बड़ा आ भी है तो आय हुआ है। चाहे जैसे भी, बस आपको याद रखना है आय आय आओ और आओ। और उसी प्रकार ओ आओ भी, ओ वो स्वर कैसे बना हुआ है,
वो स्वर जो आपका है, अगर आपको विस्तृत पढ़ना है ना, तो आप हिंदी वर्णमाला दिनकर स्टडी पॉइंट पर जाकर पढ़िएगा, वहाँ भी हमने पढ़ाया है। तो वहाँ ये सब एकदम बहुत बारीकी से सब कुछ बताया गया है। और उसके बाद इस चैनल पर तो आप संधि को पढ़ ही सकते हैं। तो देखो वो जो है ना, ये आपका आ प्लस ऊ के योग से बना हुआ है, और ये आ प्लस ओ के योग से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि आप यार संधि में पढ़ चुके हो कि ऊ के बाद में यदि कोई भी स्वर आ रहा है तो जो परिवर्तन हो रहा है किसमें, वा में हो रहा है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा आए, और आई के बाद में कोई भी स्वर आएगा आए, और ओ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो औ, और औ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आ होगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये शब्द दिया है नयन, आप यहीं से आय को निकाल लो भाई, ना को कर लो हलंत, है ना, और इसमें क्या निकला, आ निकला, और इसमें क्या है अब या है ना। या हलंत जब करेंगे तो फिर यहाँ से आ निकल आएगा, अब आगे ये ना है। तो हमें यही आय देखना है कि आय कैसे हुआ है, आय होने के लिए क्या कंडीशन बन रही है, इधर ए और इधर कोई भी स्वर है ना। तो इधर कोई भी स्वर में तो आ है, और इधर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ए हम किस पर लगाएंगे, कैसे लिखेंगे, आगे ना है ना, देखो आगे ना है, तो ऐसे तो ये लिखेंगे नहीं ऐसे, बल्कि क्या करेंगे, ये हलंत हटेगा और इस पर मात्रा लग जाएगी। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ये ने प्लस अन, ठीक, नयन हो जाएगा। और वही नायक दिया है, तो अब यहाँ देखो आय दिया है ना, आय है, और आय होने के लिए क्या होना चाहिए, आय होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे नय, है ना। और उसके बाद अब यहाँ पर आ है, या को हलंत करो तो आ है, तो ये हो जाएगा अक, अक से क्या हो जाएगा, नायक, है ना। आय हुआ है, कैसे हुआ है, इधर कोई भी अच में ये है, और इधर क्या होना चाहिए, ये आय होना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार भवन में, अब यहाँ पर देखो क्या है, भवन में औ है, और यहाँ क्या है, आओ है ना, यहाँ औ है और यहाँ आओ है, और आप आओ को निकालेंगे, भा हमारा हलंत हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब वाह है तो किसकी मात्रा लगेगी, है ना, मतलब ओ औ है तो क्या होगा, ओ होगा। तो इसको कैसे करेंगे, ये भो प्लस अन क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। अब यहाँ आओ है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाओ, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, अक, तो ये हो जाएगा पावक, पाव प्लस अक हो जाएगा। अब यहाँ ए के बाद में देखो कोई भी स्वर आया है तो क्या हो गया है, आय हो गया है। आई के बाद में कोई भी स्वर आया है तो क्या हुआ है, आय हुआ है। उसी प्रकार ओ के बाद में कोई भी स्वर आया है तो क्या हुआ है, औ हुआ है। और औ के बाद में कोई भी स्वर आया है तो क्या हुआ है, आ हुआ है। तो हम लोग इसको देख लिए। कुछ और उदाहरण मैं आपको नालंदा बुक से बता दे रही हूँ। जैसे कि दीर्घ संधि का देखिए कि शब्द दिया है कल्पांत, है ना, कल्प प्लस अंत, पुस्तक प्लस अर्थी बराबर क्या हो गया है, पुस्तकार्थी हो गया है। उत्तम प्लस अंग बराबर उत्तमांग हो गया है। धन प्लस अर्थी धनार्थी हुआ है। दैत्य प्लस आरी, दैत्य प्लस आरी दैत्य आरी हो गया है। देह प्लस अंत देहांत हो गया है। सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त हो गया है। अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव हो गया है। अन्न में आधा ना फिर ना रहेगा, इसकी वर्तनी भी पूछा जाता है। पुष्प प्लस अवली बराबर क्या हुआ है, पुष्पावली हो गया है। उसी प्रकार हिमालय, शिवालय, परमात्मा, रत्नाकर, कुशासन, देवालय सब में दीर्घ संधि है ना। रामाधार राम प्लस आधार हो गया है। और परमानंद परम प्लस आनंद,
परमावश्यक, परम प्लस आवश्यक, भोजन प्लस आलय बराबर क्या हुआ है भोजनालय, नित्य प्लस आनंद बराबर क्या हुआ है नित्यानंद हुआ है। अब ई के उदाहरण देखिए, कवि प्लस इंद्र कवींद्र हुआ है, रवि प्लस इंद्र रविंद्र हुआ है, गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र हुआ है, हरि प्लस ईश क्या हुआ हरीश हो गया है, रति प्लस ईश रतीश हो गया है, मही प्लस इंद्र महींद्र हो गया है, नदी प्लस ईश नदीश हुआ है, जानकी प्लस ईश जानकीश हो गया है। उसके बाद पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश हुआ है, भारती प्लस ईश्वर भारतीश्वर हो गया है। ऊ के उदाहरण देख लीजिए कि भानु प्लस उदय, ना पर छोटे ऊ की मात्रा, भानु प्लस उदय भानुदय हुआ है, लघु प्लस उक्ति लघुक्ति हो गया है, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा हो गया है, कटु प्लस उक्ति कटुक्ति हुआ है, सु प्लस उक्ति सूक्ति हो गया है, मंजू प्लस उषा मंजूषा हुआ है। इसमें सब में क्या है दीर्घ संधि है। उसी प्रकार गुरु प्लस उपदेश क्या हुआ है गुरुपदेश हुआ है। गुरु में छोटा ऊ उपदेश में छोटा ऊ, जब दोनों आपस में मिले हुए तो गुरुपदेश बड़ा ऊ हो गया है। उसी प्रकार वधु प्लस उल्लास बराबर क्या है वधुल्लास है। भू पर ऊपरी भूपरी हो गया है। ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण नालंदा बुक से मैं बता रही हूँ। जिनके पास बुक है आप वहाँ से खोलकर इसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद गुण संधि के उदाहरण जैसे देवेंद्र हो गया देव प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र हो गया, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, प्रा प्लस इत है ना प्रा उसमें दीर्घा नहीं है हृष आ, प्रा प्लस इत प्रेत हो गया है, महा प्लस इंद्र महेंद्र हो गया है। और क्या हुआ है देव प्लस ईश देवेश हुआ है, गण प्लस ईश गणेश हो गया है। उसी प्रकार महा प्लस ईश्वर महेश्वर हो गया है। और क्या हुआ है देखो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय हुआ है, जल प्लस उदय जलोदय हो गया है, पर प्लस उपकार परोपकार हो गया है, परम प्लस उत्सव परमोत्सव हो गया है, लोक प्लस उपयोग लोकोपयोग हो गया है, जल प्लस उर्मी है ना जल प्लस उर्मी जलोर्मी हो गया है। आ के बाद उ आया तो ओ हुआ। समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी हो गया है। तो ये सब गुण संधि के उदाहरण थे। उसी प्रकार देखो देवर्षि महर्षि हो गया है ना देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि हो गया है, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि हो गया है। वृद्ध संधि के उदाहरण देख लो। वृद्ध संधि के उदाहरण में तत्व प्लस एव तत्रयो हुआ है, दिन प्लस एक दिनैक हो गया है, सर्वदा प्लस यो सर्वदेव हो गया है, सदा प्लस यो सदैव हो गया है। और क्या हुआ है उष्ण प्लस ओदन उष्णोदन हो गया है। ये सब वृद्ध संधि के उदाहरण हो जाते हैं। परम प्लस औषध परमौषध हो गया है। वृद्ध संधि के सब उदाहरण है। यण संधि के उदाहरण में अध्ययन हो गया, अधि प्लस अयन अध्ययन हो गया है, अति प्लस अधिक अत्यधिक हो गया है। यण संधि का उदाहरण है। रीति प्लस अनुसार रीत्यानुसार हो गया है ना। अति प्लस आचार अत्याचार हो गया है। प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर हो गया है। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार हो गया है। नी प्लस ऊन न्यून हो गया है। उसके बाद प्रति प्लस एक प्रत्येक हो गया है। नदी प्लस अर्पण क्या हो जाएगा नद्यर्पण हो जाएगा। ठीक। सखी प्लस उचित सख्युचित हो जाएगा। सखी का जो खा का ई है और जब इधर ऊ आएगा कोई भी आसमान स्वर आएगा तो ई किस में बदलेगा या में बदल जाएगा और खा हलंत हो जाएगा सख्युचित हो जाएगा। उसके बाद और क्या दिया है मन प्लस अंतर मनवंतर हो गया है ना। और ये अनु प्लस अय अन्वय हो गया है। और शब्द है जैसे दिया है नदी प्लस उर्मी
तो नद्युर्मि हो गया है। उसके बाद कुछ अयादि भी संधि के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नयन हो गया, पवित्र हो गया, पो प्लस इत्र पवित्र हो गया, शयन हो गया, है ना, से प्लस अन आय आया है ना, तो ये से प्लस अन से शयन हो जाएगा। उसी प्रकार दिया है सायक, अब सायक में आय आया है तो सय प्लस अक हो गया है। गायन में आय आया है तो क्या हो जाएगा, गय प्लस अन हो जाएगा। गवीस है ना, गवीस में क्या है, औ है तो क्या हो जाएगा, औ गो प्लस ईस से गवीस हुआ है। तो इत्यादि उदाहरण इसमें दिए हैं, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।